जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एनसीईआरटी का यूट्यूब पर रिवीजन बैच देंगे। और अगर जिसको भी, चूँकि एनसीईआरटी हम क्लास में भी पढ़ाते हैं, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास में ऑफलाइन, अगर आप पटना में रह रहे हैं तो मेरा यह लीड एकेडमी संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपका प्रॉपर लीड एकेडमी में एनसीईआरटी का नोट्स भी तैयार करवाया जाता। नोट्स के साथ साथ आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है। जैसे चैप्टर ख़त्म होता है चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है, और टेस्ट भी होता है उस लेवल का जो पीसीएस लेवल का टेस्ट होगा। क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छे तरीके से हम सेट करते हैं। तो अगर जिनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरा एक नंबर नोट करेंगे, और यह ऑफिस का नंबर है 62005985। यह 775। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बहुत कम फी में बहुत बेहतर तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जो पहला, यह छठा क्लास का है एनसीईआरटी, और इसमें चैप्टर 1, इसमें टोटल हम 12 चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या, कब, कहाँ और कैसे आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक कैसे बने, आरंभिक नगर के बारे में बात करेंगे। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य की बात करेंगे। नए प्रश्न पर विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट, खुशहाल गांव समृद्ध शहर, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज, इमारत, चित्र और किताबें। टोटल लगभग 11-12 चैप्टर है, लेकिन आज हम पहला अध्याय शुरू करते हैं, और इसमें है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना है आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना, लीड एकेडमी यह पटना को सर्च करेंगे। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जो है एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखते हैं आज यह क्या, कब, कहाँ और कैसे, किसी घटना के बारे में, क्या क्या था, कब घटित हुआ, कहाँ और कैसे घटित हुआ। इसी प्रकार से देखिएगा, करें कि कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कि यह कल क्या हुआ था। तो कल का बारे में न्यूज़ जानने के लिए हम अखबार सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न को देख सकते हैं। करें कि पिछले साल क्या होता है, यानी कि पिछले साल किसी भी स्थल के घटना को जानने के लिए, तो पिछले साल जो वह व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था उससे मिलना पड़ेगा। इसके बाद करें कि अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। अब करें कि ये तो ठीक है, पिछले साल क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, लोगों से मिलजुल कर हम बात कर सकते हैं, बुरे पुराने से मिलजुल कर। लेकिन अतीत, अतीत का मतलब बहुत पहले क्या हुआ था, अतीत के बारे में हम कुछ जान सकते हैं। बहुत कुछ जानने के लिए है, जैसे कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी कि अतीत के बारे में जो आखेटक थे, पहले के लोग, यह आखेटक यानी कि वह कृषि का काम करना नहीं जानते थे। कृषि नवपाषाण काल से प्रारंभ होता है, जबकि जो उसके पहले लोग थे वह आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, पशुपालन भी नहीं करते थे, किसी का अस्थायी निवास नहीं था, वह एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते थे, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे। कि अभी भी देखिएगा बच्चे का तरह तरह का खेल होता, तो उस समय के जो बच्चे होते थे उसका क्या खेल होता था, कौन सा कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सा गीत गाते थे। तमाम जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं यह इतिहास से। करें कि लोग कहाँ रहते थे, करें कि कई साल या कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर रहे। यहाँ जो है लोग, आरंभिक लोग ने जो है कुछ, ये कुशल संग्राहक थे। आसपास के जंगल, अब करें कि सबसे पहले नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए, अभी हम मैप भी दिखाएंगे,
नर्मदा नदी का मैप भी दिखाएंगे। वैसे आप अगर इंडिया की मैप से परिचित होंगे, जैसे हम अपना प्यारा भारत की बात करेंगे तो यह इस टाइप से अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। अब देखिएगा अमरकंटक, अमरकंटक के पहाड़े से एक नदी निकलती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। करें कि जो नर्मदा घाटी है इसका कह रहा है पता लगाओ। जब कई लाख साल पहले की बात करेंगे तो यही जो नर्मदा का घाटी का तट है, यहीं पर आरंभिक लोग के रहने का साक्ष्य मिला। अब देखिएगा नर्मदा का अधिकांश भाग एक तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो करें कि यहाँ के लोग जो थे उसमें कुशल संग्राहक, कुशल संग्राहक का मतलब होता है कि वह जंगल से परिचित थे, जंगल में कौन सा फल कौन सा फ्रूट्स खाने योग्य है उसके बारे में वह जानते थे। पहले लोग खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे, लोग जानते थे, जंगल के बारे में परिचित थे, कौन सा जड़ खाना चाहिए, कौन सा पत्ती खाना चाहिए। तो क्या लगता है उस समय के लोग खाने में जो है जड़ों का प्रयोग करते थे, पत्ती का प्रयोग करते थे, तना का प्रयोग करते थे। तो क्या आज हम लोग जड़ तना पत्ती खाते हैं क्या? बिल्कुल खाते हैं। मन में चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन आप पालक खाते हैं, इसका मतलब वह पत्ती खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, जड़ खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, तना खा रहे हैं। इस प्रकार से यानी कि उसमें भी लोग जड़ तना पत्ती खाते थे और आज भी लोग जड़ तना पत्ती खाते हैं। करें कि अपने भोजन के लिए वे जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पाद यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। यानी कि नर्मदा घाटी के लोग जो है वह उस समय यह वहाँ पे शिकार करते थे। अब देखेंगे, अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाने के लिए कह रहा है। तो सुलेमान और किरथर, अभी देखिएगा सारे चीज़ को हम दिखाएंगे। करें कि सुलेमान और किरथर के बारे में पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं जौ फसल को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, भैंस जैसे पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। करें कि कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया। करें कि वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, वे स्थान विंध्य के। अब देखिएगा यहाँ पर एक तो आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्गम तिब्बत से होता, और तिब्बत से होने के बाद यह एक तीन देश में, याद रखिएगा, एक तो चीन में अपना प्यारा भारत और यह पाकिस्तान, तीन देश से बहते हुए यह अरब सागर में अपना मुहाना यानी कि अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। इसके प्रमुख अगर सहायक नदी देखेंगे तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज का भी उद्गम होता है तिब्बत से ही। ये सब इनकी सहायक नदियों में है। इसके बाद देखेंगे करैकिया एक किरथर पर्वत है, किरथर पहाड़ी है, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान साइड है। सुलेमान पर्वत। अब देखेंगे एक काबुल नदी है, काबुल नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। ये सब को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे करें कि जो हम विंध्य की बात कर रहे थे, विंध्य श्रेणी ये है, तो विंध्य श्रेणी के उत्तर में भी कृषि करने का साक्ष्य मिला। ये आपका नर्मदा नदी है और ये आपका तापी नदी है। ध्यान रखिएगा कि नर्मदा और तापी का उद्गम स्रोत एक ही नहीं है, एक अमरकंटक से निकलती है और एक मैकाल पठार से निकलती है। इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे, देखिएगा तिब्बत से ही एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत में उसको कहते हैं सांको, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम से उसको ब्रह्मपुत्रा, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको कहते हैं क्या, जमुना। अब इधर से आती है गंगा, गंगा जैसे ब्रह्मपुत्रा में प्रवेश कर या बांग्लादेश में प्रवेश करते तो उसको पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो संगम होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे
कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम बांग्लादेश में किस जगह पर होता है। इसके बाद इसके सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। फिर एक नदी यह आती है मेघना, और मेघना जो है किस स्थान पर, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे कि यह जो पद्मा में मेघना आकर के मिलती है वह किस स्थान पर, और अंत में जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है वह मेघना के नाम से ही गिरती है। तो तमाम नदी के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए होंगे। इसके बाद आपका यह अगला देखते हैं क्या है। करें कि मानचित्र पर सिंधु और इसके सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदी उन्हें जो है कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसके सहायक नदी के किनारे समुद्री तट के इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर दो वर्ष है, जैसे कि अभी हम बात आए कि ये अपना प्यारा भारत है, इससे क्लियरिटी ज़्यादा आएगा। करें कि जैसे यह अपना प्यारा भारत है, करें कि यह अपना प्यारा भारत है, तो अभी एक सिंधु का उद्गम देखिए इस प्रकार से, और एक गंगा का उद्गम देखिए इस प्रकार से। करें कि जो सिंधु और उसके प्रमुख सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ये जो है ब्यास और सतलज, इस साइड जो नगरों का विकास हुआ लगभग कब 4700 वर्ष पहले की बात करता है। जो गंगा और उसके सहायक नदी के किनारे जो यह नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पहले। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2500 वर्ष पूर्व लिखा है, तो इसको बीसी मत समझिएगा। 2500 वर्ष पहले कहने का मतलब वर्तमान स्थिति से, वर्तमान समय से 2500 साल पहले की बात कर रहा है। वर्तमान समय से 4700 वर्ष पहले की बात करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब देखिएगा जैसे हम अभी एक फिगर बनाए थे इस प्रकार से अपना प्यारा भारत है, और यह जो गंगा, गंगा और एक अमरकंटक से, अमरकंटक याद रखिएगा तीन नदियों का केंद्र बिंदु है। पहले इसको देख लेते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में यह बिहार में नाम से जाना जाता। इसके बहुत यह शक्तिशाली यहाँ के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में यह ऐसे राज्य की स्थापना किया था। अब देखिएगा करें कि एक तो गंगा और उसकी सोन की जो है सहायक नदी है, गंगा सोन उसकी जो है सहायक नदी है। तो यह सोन नदी, जैसे कि आप अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। उत्तर की तरफ निकलती है सोन, और दक्षिण पूर्व की तरफ महानदी, और यह पश्चिम की तरफ निकलती है नर्मदा। तो यहाँ से सोन नदी निकलती है, और गंगा में आप ये भी कमेंट करेंगे कि सोन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो इस प्रकार से लोग ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय, ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदी, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अब करें कि लोग हमेशा से एक जगह से दूसरे जगह तक भ्रमण करते रहे, चाहे वह पर्वत आ जाए, पठार आ जाए, जो लोगों का काम है वह रुकता नहीं, और उसके लिए उसको यात्रा करना पड़ता, चाहे वह यात्रा कितना भी जोखिम भरा क्यों न हो। अतः लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब देखिएगा जो पुराने ज़माने के लोग थे, प्राचीन जो समझिए कि एक तरह से अतीत की हम बात करते हैं, उस समय के लोग भी एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण किया करते थे। करे कि कभी तो लोग हो सकता है कि कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे कि प्राकृतिक आपदा में बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, तो वहाँ पर सब चीज़ तहस नहस हो जाने के कारण वह एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। कभी कभी पानी सूखा पड़ गया, तो इसके वजह से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए। कभी कभी खाने पीने की वस्तु अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसमें भी क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है लोग। इसके एक जगह से दूसरे जगह जाने का बहुत सारा कारण था। कभी कभी सेनाएं
दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपनी जो है साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से या एक स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा, यानी कि सब लोग, एक तो राजा भी सिपाही के साथ जा रहे हैं, सैनिक भी जा रहे हैं। अब कुछ धार्मिक गुरु होते हैं जो कि शिक्षा देते देते यह सलाह देते, एक गांव से दूसरे गांव, फिर कस्बे, दूर कस्बे, ये सब पर जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक और स्थान की खोजने की चाह में उत्सुकता बस यात्रा करते थे। कुछ लोगों का चाह होता है नई चीज का खोज करें, नए जगह का खोज करें, तो इस क्रम में भी लोग यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। अब देखिएगा, जैसे हम बात करेंगे, यह भारत ही है, यह अपना प्यारा भारत है। करें कि इसमें अभी देखिएगा, जैसे यह अपना बिहार है, तो बिहार से लोग जाते हैं पंजाब, या जाते हैं कर्नाटक, जाते हैं दिल्ली, जाते हैं महाराष्ट्र, जाते हैं गुजरात, काम करने के लिए जाते हैं। ये सब अपने रोजी रोटी चलाने के लिए जाते हैं। तो क्या बिहार का संस्कृति, या जो चूंकि बिहार के लोग यहाँ पर गए हैं, तो यहाँ अपना संस्कृति को लेके गए और कुछ वहाँ का संस्कृति मिलता, तो एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता, संस्कृति को जानने का अवसर मिलता, और एक नया संस्कृति का निर्माण होता, मिक्सअप संस्कृति जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके बाद जो है आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, ये तो हम अतीत की बात करें कि पहाड़ी पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोग इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा यह कर सके। अब देखिएगा, जो यह पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत की बात करेंगे, समुद्र की बात करेंगे, तो यह कोई आदमी के द्वारा निर्मित नहीं है, यह एक तरह से प्राकृतिक सीमा है और इसको पार करना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब आपको समुद्र पार जाना है तो जाना है, तब आपके लिए वह कोई कठिन कार्य नहीं हो जाएगा। अवरोध आने के बावजूद भी आप जाएंगे। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और जो है यहीं बस के लोग, इस आवागमन से ने जो है हमारे संस्कृति सभ्यता को समृद्ध। अब देखिएगा, यहाँ के सांस्कृतिक सभ्यता भी क्या हुआ प्रारंभ, ये जो है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा केस स्टडी है। करें कि यह दक्षिण एशिया, भारत, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और यह अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप के, यह एक महाद्वीप से छोटे यह है, लेकिन विशालता था। बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायद्वीपीय यह कहा जाता। अब आगे देखेंगे कि यह सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। अब चूंकि अलग अलग क्षेत्र से लोग आएंगे, अपना अपना संस्कृति बताएंगे, खान पीन जो है, यह जो है किस प्रकार से कैसे होगा, ये तमाम जानकारी जो है एक दूसरे से साझा करते थे और यह अपनाते थे। देश के नाम की बात करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। करें कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया अर्थात भारत, जब हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें भी अपना प्यारा भारत का दो नामों से उल्लेख है, इंडिया अर्थात भारत का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। करें कि जो यूनानी और ईरानी है, जैसे कि यह भारत है, तो इस प्रकार से जैसे यह सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के जो पूर्व में, चूंकि सिंधु को वो लोग कहते थे इंदोस, क्या कहते थे, इंदोस, ठीक है, तो इंदोस अथवा हिंदोस,
तो यह इंदोस नदी के पूरब में जो प्रदेश है उसको लोगों ने इंडिया कहा जाने लगा। करे कि भरत नाम का यह प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यह कृति ऋग्वेद में मिलता। बाद में इसका प्रयोग देश के रूप में किया जाने लगा। अब अतीत के बारे में कैसे जानें, इसको देखते हैं। करें कि अतीत के बारे में कई तरह से ये जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अब जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई थी तो उस समय के काल में क्या क्या घटना घटित हो रही है उसके बारे में लिख रही होंगी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अब यहाँ पर देखिएगा एक शब्द आया है पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब होता है कि हाथ से लिखा हुआ चीज़, उसको कहते हैं पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाला बुर्ज नामक जो है पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी कि यह जो पांडुलिपि है सिर्फ तारपत्र पे नहीं, इसके अलावा भी याद रखिएगा यह बुर्ज नामक पेड़ पर के छाल पर और भोजपत्र पर भी लिखी जाती है। यानी कि सोचिए कि जहाँ भी आप हाथ से कलाकारी कर दिए लिख करके, इसका मतलब हुआ आपका पांडुलिपि तैयार हो गया। इसके बाद इधर देखेंगे करें कि पांडुलिपि की एक पृष्ठ ताम्रपत्र से बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ है। करें कि पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर यह उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ तुम यह देख सकते हो। देखिए यह पांडुलिपि का चित्र है और करें कि जो पांडुलिपि है चूँकि हाथ से बनाया है, तार पत्रों पर बनाया गया और यह लगभग 1000 साल पहले की यह जो है ये पांडुलिपि है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद आगे चलते हैं। करें कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दिए गए, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज उपलब्ध है। करें कि इतने सारे पांडुलिपि था कि कुछ को तो कीड़ों ने खा गया, कुछ नष्ट हो गया, लेकिन कई पांडुलिपि अभी भी उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता और व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और यह विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में जो है लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। अब यहाँ का जो नाटक लिखा गया कई संस्कृत में भी मिलेंगे, कई प्राकृतिक और तमिल में भी मिलेंगे। करें कि प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा है वह आम लोग के जो जन भाषा था वह प्राकृत भाषा था। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब एक था पांडुलिपि, एक है अभिलेख। तो अभिलेख कोई एक ठोस सतह, कठोर सतह पर अगर उस पर उत्कीर्ण किया हुआ लेटर मिल जाए तो उसी को कहा जाता है अभिलेख। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें जो है देख सके, लोग पढ़ सके, उसका पालन कर सके। जिससे कोई राजा, आज देखते हैं कोई नीतीश कुमार अगर आदेश जारी करेंगे, मोदी जी आदेश जारी करेंगे तो उसके लिए एक लेटर जारी करता। तो पहले राजा जो होता था अभिलेख जारी करता था, उसी में क्या जनता को करना है, क्या उसका पालन करना है, वह तमाम चीज़ अभिलेख के माध्यम से ही देते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजा और रानी सहित यह अन्य स्त्री पुरुष भी अभिलेख अपने जो है कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अब देखिएगा सिर्फ राजा और रानी ही अभिलेख नहीं लिखवाए, इसके अलावा भी अन्य राजा रानी के सहित अन्य स्त्री पुरुष भी जो चाहे वह उत्कीर्ण करवा सकते थे।
करे कि प्रायः यह शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा यह इसमें रखा करते थे। अब देखिएगा, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने को क्या लाभ थे? ऐसे करवाने से क्या कई कठिनाई आई होंगी? तो कठिनाई तो बिल्कुल आई होगी, लेकिन यह चूँकि एक तरह से अगर राजा का अभिलेख लिखा रहा है तो उसकी प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राजा की प्रशंसा में ही कुछ लिखा गया होगा। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाए। करें कि जो अतीत के बारे में वस्तुओं के अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे उसको पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से यह कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी यह हो सकती थी। ऐसे कठोर जल्दी नष्ट न होने यह वाले थे। अब देखेंगे कुछ पॉइंट और यह पिछले पेज में छूटा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। करें कि लगभग 2250 वर्ष, देखिएगा यहाँ, करें कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर यह उत्कीर्ण हुआ। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ यह लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करेंगे। जब भी कुछ लिखेंगे तो कोई न कोई लिपि लिखते हैं, और लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि जो है अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब समझिए कि एक तरह से एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला यूनानी तथा अरमाइक नामक दो जो है यह लिपियों का यह भाषाओं में है। करें दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। बाएं, क्रेकी एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्र 4700 वर्ष पूर्व यह होता था। देखिए यह एक आपका घड़ा टाइप का आकृति दिख रहा होगा, यह घड़ा टाइप का, दोनों देखिएगा। एक तो कहता है कि जो दाएं साइड है यह पुराना चांदी का सिक्का है। ये दोनों जो है यह सिक्का है, चांदी का पुराना सिक्का है। देखिएगा इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता था किस प्रकार का रहेगा। और करे कि प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों यह कैसा भिन्न था। अभी देखिएगा सिक्का का आकार चेंज होता है, गोल होता है प्रायः, उसमें कोई आकार फिक्स नहीं था। जिस तरह से था सिक्का, देखिएगा कभी चकुट्ठा था, कभी जो त्रिकोण था, इसका कोई एक निश्चित शेप नहीं होता था। चलिए इसके बाद देखते हैं, अरे क्या पुरातत्वविद, ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाए। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जो है जले हुए रूप में बचे रहते। यानी कि एक एक चीज़ का जो पुरातत्वविद होता, एक तरह समझिए कि जासूसी का काम करता। कोई भी साक्ष्य मिलता उसको वह इकट्ठा करने का प्रयास करता। करे कि क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले। पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग किया। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम जो है धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयोग करते हैं। एक तरह समझिए कि
अतीत के बारे में जानने के लिए एक जासूस के रूप में काम करता है कौन? पुरातत्वविद। इसके बाद है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द बहुवचन के रूप में हुआ है। ऐसे इस तथ्य के लिए कि जो है और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अगर अलग अलग समूह के लोग, इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। अलग अलग समूह के लोगों को के लिए इस अतीत का क्या होता है? अलग अलग मायने भी होते हैं। अलग अलग मायने भी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे पशुपालक अथवा कृषक की जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से यह व्यापारिक तथा यह जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अब देखिएगा, एक हम राजा रानी की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे यह पशुपालक और कृषक। निश्चित बात है कि राजा रानी अपने महलों में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उसी दूसरी तरफ देखेंगे तो पशुपालक और कृषक दिन रात जो है अपना मेहनत यह करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों के जीवन में बहुत ही भिन्नता मिलता। व्यापारी का जीवन, शिल्पकार का भी जीवन, जो हाथ से अच्छी चीज़ें बनाकर तैयार करता उसको शिल्पकार कहते हैं, और व्यापार जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जा कर के बेचता है उसको व्यापार करते हैं। तो दोनों के भी जीवन में भिन्नता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग भोजन यह मछली पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते। इस तरह के भेद यह अतीत में भी विद्यमान था। करें कि वर्तमान स्थिति की बात करें, जो देखते हैं ना कि खान पान, जैसे कि अभी हम अंडमान निकोबार की बात करें, जैसे कि यह अपना प्यारा भारत है, यह मुख्य भूमि के साइड में यह आपका अंडमान निकोबार है। करें कि जो यहाँ का संस्कृति है, कल्चर है, अब देखिएगा जिस क्षेत्र में जो चीज़ का उत्पाद ज़्यादा होगा लोग का मुख्य आहार वही बन जाता। अब यहाँ पर मत्स्य उत्पादन ज़्यादा होता तो क्या होता, लोग मछली खाते हैं, खाद्य संग्राहक लोग होते हैं, जंगलों से परिचित होते हैं। यहाँ पर भूमि नहीं है तो सुनते हैं ना कि जैसे कि अभी यहाँ पर अगर हम मुख्य भूभाग की बात करेंगे भारत का, जो यहाँ पर रोज़ मटन खाएगा, मछली खाएगा, क्या वह पैसे वाला व्यक्ति है। जो रोज़ साग सब्जी खाएगा वह कहता है कि नहीं, वह जो है बीपीएल श्रेणी के लोग हैं। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो लोग सब्जी खाएंगे, चूँकि यहाँ पर सब्जी महंगा होगा, मछली सस्ता होगा, जो सब्जी खाएंगे तो उसको कहेगा कि एपीएल में है, और जो मछली खाएगा उसको कहेगा क्या, वह बीपीएल में। यानी कि अपना भारत में ही देखिए कितना भिन्नता है। वही जो है यह भिन्नता को दर्शा रहा है कि खान पान में, संस्कृति में यह भिन्नता जो है लोगों में गरीबी अमीरी की बात नहीं करता। लोगों में समझिए कि जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, अपना अक्षांशीय विस्तार है भारत का, इस कारण से ऐसा विविधता क्या होता है, पाया जाता। फिर भी हम लोग विविधता में भी क्या रखते हैं, एकता। करें कि इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि मछुआरे, शिकारी, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब देखिएगा, चूँकि उत्तम क्वालिटी, अभी आप नेट पर सर्च कीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, पीएम मोदी, बस इतना आप लिख दीजिए गूगल पर, उसका देखिएगा एक लिस्ट आ जाता है, उसका जन्म कब हुआ, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया, वह कौन कौन सा चुनाव लड़े, कब वह किस पोस्ट पर थे, तमाम जानकारी होगा, चूँकि वह एक भारत का राजा है। लेकिन आप अपना नाम सर्च करके देखिए कि आपका क्या डिटेल आता। कहने का मतलब है कि हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग का कोई डिटेल नहीं रहता, कोई अभिलेख नहीं होता। उसी प्रकार से उस समय भी राजा रानी का अभिलेख उसकी प्रशंसा में, युद्ध विजय के रूप में, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होता था। लेकिन शिकारी, मछुआरा, खाद्य संग्राहक, कृषक, पशुपालक, ये सब कोई
अभिलेख शब्द से कोई मतलब नहीं रहता था, इसलिए से इनके जीवन शैली को हम अभी भी अच्छे तरीके से नहीं जान पाते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर तुम तिथि के विषय में पूछते हो तो तुम शायद उन दिन, तारीख, माह जैसे 2000 या जो है इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के 2000 जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के जो है पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, और यह करे कि ईस्वी से ईसा से पहले और उसके बाद जो है पुस्तक 2000 यह अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। एक ग्राफ ले लिए। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर होता है। ईसा मसीह के जन्म की पहले की बात करते हैं, जिसे मान लेते हैं यह बुद्ध है। तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में यह प्रथम बौद्ध संगति हुआ। कहने का मतलब है कि जो ईसा मसीह, चूँकि इधर बीसी लिखते हैं और इधर लिखते हैं एडी, करे कि ईसा मसीह के 483 साल पहले प्रथम बौद्ध संगति हो चुका। अब देखेंगे, अगर हम बात करेंगे ईसा मसीह के जन्म, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं कि 1998 है। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1998 साल के बाद आपका जन्म हुआ, इसको कहते हैं एडी। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को बीसी, बाद की घटना को एडी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। करे कि अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको कहते हैं ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिख पाते हो, उसको कहते हैं एनो डोमिनी, का तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई कॉमन, याद रखिएगा, इरा, बीसी की जगह पर जो है बीसीई बिफोर कॉमन इरा का प्रयोग करते हैं। कॉमन इरा बीसीई का बिफोर कॉमन इरा के लिए प्रयुक्त होता। इन शब्दों को प्रायः के लिए जो है इसीलिए उपयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग जो है 200 वर्ष पूर्व यह आरंभ होता। और कभी कभी जो है अंग्रेजी ये जो है अक्षर बीपी अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसका यह होता है बिफोर प्रेजेंट। जैसे अभी हम बता रहे थे कि 3 तिथि को हम लोग देखें। एक तो क्या हो गया कि जैसे ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, इधर की घटना को कहते हैं बीसी, पहले की घटना को, बाद की घटना को कहते हैं एडी। अब करें कि कुछ ऐसा होता जो कहते हैं 200 साल पहले, हालांकि मतलब 2000, इसको जो है आरंभिक यानी कि एनसीईआरटी ने इसका जो आधार माना है 2000 के पहले 200 साल पहले की बात करते हैं, तो पूर्व की बात कर रहे हैं वो। अन्यत्र की बात करेंगे, जैसा आपने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 साल पहले लिखे गए। सभी अभिलेख में लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा तथा लिपि बहुत बदलाव हो चुका, और विद्वान यह कैसे जान पाते हैं क्या यह लिखा था, इसका पता जो है अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया यह द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार यह जो है अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका यह देश में मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 ये वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। अब देखिएगा, कुछ यहाँ पर जंतुओं का कुछ जो है यह संकेत का प्रयोग करते थे। मिस्र के तट पर देखिएगा, मिस्र के तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला
जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषा लिपियों में है। कुछ जो है विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ जो है राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे जो है कारतूस कहा गया। इसके बाद विद्वान ने उन्हें यह यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग बलग यह रखते हुए अक्षरों की जो है समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के चिड़िया के संकेत ये चित्र बने हैं। एक बार जब हम यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर के लिए प्रयुक्त हुए तो आसानी से वह अभिलेख पढ़ने में आ गया, यानी कि संकेत के आधार पर यह भी पढ़ा जाता था। इसके बाद जो है उपयोगी शब्द आप लोग यात्रा किसको कहेंगे, पांडुलिपि क्या होता, अभिलेख क्या होता, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, ठीक है। तमाम चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अगला अध्याय फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। आज जो है यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।